हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 है। कल मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, मतलब मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंगनाज से। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा है कहाँ? ये वर्तमान यूपी में है। ठीक। सराय नाहर राय कहाँ है? ये भी यूपी में ही है। ठीक है। महदहा भी यूपी में ही है और लंगनाज है गुजरात में। गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका की जो गुफा है ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है। किस जिले में? रायसेन जिले में। रायसेन जिला। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज सन 1957 से 1958 में खोजी गई थी। किसके द्वारा? ये थे विष्णु श्रीधर। विष्णु श्रीधर। ठीक है। और सन 2003 में भीमबेटका की जो गुफा है इसको यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखिया से या चौपानी मांडो से। सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, महदहा से। ठीक है। सही आंसर होगा इसका क्या? महदहा। ठीक है। महदहा हमने बात की कि है कहाँ? यूपी। सराय नाहर राय भी यूपी। लेखिया कहाँ है? ये भी यूपी। ठीक है। और चौपानी मांडो जो है यहां से दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है। इसकी रचना किसने की है? क्या टेसियस ने की है, प्लिनी ने की है, टोलेमी ने की है, स्ट्रैबो ने की है या इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, है ना। इनका नाम नहीं मिला है कि किसने इस पुस्तक को लिखा है। बाकी टेसियस की बात करें तो ये ईरान के राजवैद्य हुआ करते थे। ईरान के राजवैद्य। और इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो यात्रा वृतांत है, इसमें कल्पित कहानियां ज्यादा है, कल्पना ज्यादा है, इसलिए इस पे भरोसा करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। प्लिनी की बात करें, इनकी पुस्तक का नाम है
नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। टॉलेमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तबकात नासिरी किसकी कृति है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी अमीर हसन या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज। इनकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। ठीक है, इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। नसरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसी पुस्तक में तबकात नासिरी पुस्तक में मिनहाज उस सिराज ने नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है। दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है, आदर्श सुल्तान। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो इनकी रचना का नाम है तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही। ठीक, अमीर खुसरो की बात करें तो ये आपको पता होगा कि ये शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के, है ना। और इनकी रचना का नाम है, कई सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे तुगलकनामा है, आशिका है, खजाइन उल फुतू है, खजाइन उल फुतू है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि ये किस जगह में है। क्या बेलूर में है, क्या भद्राचलम में है, क्या हम्पी में है, या श्री रंगम में है? इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी हम्पी में है ना। हम्पी कहाँ है वर्तमान में? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था? आपको बताना है कि किनके बीच लड़ा गया था। अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, या शेर शाह और हुमायूं के बीच? सही आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन सी विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जिसमें तालीकोटा का युद्ध हुआ उस समय विजयनगर का राजा कौन था? विजयनगर पे कौन शासन कर रहा था? ये था राम राय, राजा राम राय। ठीक है, जो एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। ठीक है, इसके खिलाफ अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, तथा बीजापुर, इन 4 मुस्लिम राज्यों की सेनाओं का, राजाओं का महासंघ बनाया गया और विजयनगर पे अटैक किया गया। ठीक है, इसमें राजा राम राय की
हार हो जाती है, राम राय की हार हो जाती है। ठीक है, और विजयनगर जो साम्राज्य है यही खत्म हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पूछा जाता है बार बार पेपर में कि तालीकोटा के युद्ध में कौन किसने भाग नहीं लिया था। तो अब देख लीजिए, अहमदनगर तो है, गोलकुंडा भी है, बीदर भी है, बीजापुर भी है, कौन नहीं है? तो बरार नहीं है, बरार ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इनकी इनसे दुश्मनी चलती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था, 1532 ईस्वी में। तुलसीदास की कृति है कुछ इनकी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस सबसे फेमस, आपको पता ही होगा। रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, और इसके अलावा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और दोहावली, कवितावली, कवितावली और गीतावली। इन सब की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, फरीदुद्दीन को या नसरुद्दीन वल्लभाचार्य को? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ये सॉरी गलती है से यहाँ वल्लभाचार्य आ गया है। ठीक है, ये वल्लभाचार्य यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा, नसरुद्दीन, है ना, नसरुद्दीन। ठीक है, इन्हें ही दिल्ली का चिराग कहा जाता है, दिल्ली का चिराग कहा जाता है। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, है ना, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, 7 सुल्तानों का शासन देखा है। लेकिन ये किसी भी 7 सुल्तान में से किसी भी सुल्तान के दरबार में कभी उपस्थित नहीं हुए, है ना। और सन 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक लेटर इनको भिजवाया था, एक चिट्ठी भिजवाया था निजामुद्दीन औलिया को। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली से चले जाएं, कहीं और शिफ्ट कर जाएं। तो इस पे निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और सच में ये बात उनकी साबित हुई। वो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल के विभाजन के बाद? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार ने एक काला कानून पारित किया था, काला कानून पारित किया था जिसमें संदेह के आधार पे, शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के विरोध में 9 अप्रैल
9 अप्रैल 1919 ईस्वी में दो प्रसिद्ध नेता कौन कौन? एक थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जुलूस निकाले थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, जिससे अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाई गई थी, है ना, एक आम सभा बैठाई गई थी, जिसे अंग्रेजी सरकार ने अपने आदेश की अवहेलना समझी और इन निहत्थे और मासूम लोगों पे गोलियां चलवा दी। इसी की जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाई गई थी, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य थे, कौन कौन? जगतपाल, जगत राम, है ना, सुल्तान महमूद, और एक थे चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़, ये 3 थे, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो 3 थे। कौन कौन थे? एक थे जगत राम, सुल्तान महमूद और चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एमएन जोशी या जेपी कृपलानी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। कब स्थापना हुई है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? विमलेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। दूसरा ऑप्शन है गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बैनर्जी, धरणी गोस्वामी। तीसरा ऑप्शन है योमेश चंद्र बैनर्जी, अजय घोष और सचिंद्र सान्याल। या ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, सान्याल। घोष है ना। सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, सान्याल। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सचिंद्र सान्याल होता है, ये नहीं है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। कूट है आपके, कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 1 या 2, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2, 3 या सभी? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 3। कहने का मतलब है कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1919 से 1922 ईस्वी तक चला था, उसमें काशी विद्यापीठ बनी थी, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और जामिया मिलिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? वेबल प्लान, भारत का विभाजन, राजगोपालाचारी सूत्र, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। सही आंसर क्या बनेगा? राजगोपालाचारी सूत्र। इसे राजाजी सूत्र भी कहा जाता है। राजाजी सूत्र कब आया था? 1944 ईस्वी में
लाया गया था। इस सूत्र में क्या प्रावधान थे? तो जिन्ना से मतलब मुस्लिम लीग से ये आग्रह किया गया था कि आप भारत को स्वतंत्र करने में समर्थन करें। दूसरा क्या प्रावधान था कि आप यहाँ पे अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस की मदद करें, है ना। तो दोनों ही प्रस्ताव को जिन्ना ने क्या किया? ठुकरा दिया। और उन्होंने 1944 में एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे सड़ा गला दीमक लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए। क्या कहा? सड़ा गला दीमक लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए। किसका स्टेटमेंट है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज में, अन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में, या द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी में? सही आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की लिखी हुई है, जो 1909 ईस्वी में लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, हिंद स्वराज। ठीक, इसके अलावा भी महात्मा गांधी द्वारा कई पत्र पत्रिकाओं, आश्रम तथा संस्थाओं का स्थापना किया गया था। जैसे साउथ अफ्रीका में जब ये थे तब इन्होंने 1894 ईस्वी में इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नटाल कांग्रेस, है ना, 1894 ईस्वी में। ठीक है, और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या विनय पिटक में? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, यजुर्वेद में, है ना। यजुर्वेद में यज्ञ तथा कर्मकांड की चर्चा है। इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है यजुर्वेद को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रदोत, प्रसेनजीत, या उदयन? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और इनके बेटे कौन थे? अजातशत्रु, जिसे एक पितृहंता नाम दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, बिंबिसार की हत्या की थी, और ये खुद भी अपने बेटे के द्वारा मारे जाते हैं, हत्या कर दी जाती है इनकी भी। ठीक है, राजा प्रसेनजीत जो हैं ये कौशल के थे, मतलब कौशल के राजा थे। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, उदयन, इन्हें पटना का संस्थापक कहा जाता है, पटना का संस्थापक उदयन को। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, या लिच्छवी में? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, लिच्छवी में, है ना। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर
निम्नलिखित में से किस एक का शासन था? क्या वो नंद वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था या कण्व वंश था? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए नंद वंश था। और नंद वंश का राजा घनानंद शासन कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में नहर युग की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर इसका बनेगा 1812 ईस्वी में। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।